नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीवन बीमा की दुनिया को खंगालेंगे। हाँ, लेकिन इसके जो बेसिक सिद्धांत हैं उन पर नहीं, बल्कि कुछ खास और कह सकते हैं बड़े प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। बिल्कुल। हमारे पास है जीवन बीमा के अलग अलग उपयोगों पर आधारित अध्याय 10 से जुड़ी कुछ जानकारी। जी। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि जीवन बीमा सिर्फ किसी अनहोनी के बाद मिलने वाली रकम ही नहीं है, बल्कि ये कैसे एक एक टूल की तरह काम करता है परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की करने में, या फिर बिजनेस को अचानक होने वाले बड़े नुकसान से बचाने में, और यहाँ तक कि होम लोन जैसी जो देनदारियां हैं उन्हें संभालने में भी। हाँ, काफी जरूरी पहलू हैं ये। तो हम खासतौर पर 3 एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम मतलब MWAP एक्ट, उसके तहत जीवन बीमा का क्या इस्तेमाल है। दूसरा, कारोबारों के लिए कीमैन इंश्योरेंस। और तीसरा, होम लोन लेने वालों के लिए मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। तो चलें इस जानकारी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं परिवार की सुरक्षा से। आमतौर पर हम जीवन बीमा को भविष्य सिक्योर करने का एक तरीका ही मानते हैं जी। लेकिन क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका है जो ये पक्का कर दे कि बीमा का पैसा सिर्फ उन्हीं को मिले जिनके लिए वो लिया गया है, जैसे पत्नी और बच्चे, और उस पर किसी और का हक ना हो? मतलब जैसे कोई लेनदार हो या कोई कानूनी देनदारी हो। बिल्कुल है। यहीं पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की जो धारा 6 है वो बहुत काम की साबित होती है। देखिए, इस धारा के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष अपने नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी लेता है ना, हाँ। तो वो पॉलिसी अपने आप में एक ट्रस्ट यानी एक न्यास बन जाती है। ट्रस्ट, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि उस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा, मतलब जो डेथ बेनिफिट है, हाँ, वो कानूनी तौर पे पॉलिसी लेने वाले की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं माना जाता। अच्छा। वो पैसा पूरी तरह से उन लोगों के लिए अलग और सुरक्षित हो जाता है जिनका नाम पॉलिसी में लाभार्थी मतलब बेनिफिशियरी के तौर पर लिखा है। जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये पॉलिसी और इसका पैसा लेनदारों की पहुंच से, कोर्ट अटैचमेंट से, और यहाँ तक कि खुद पॉलिसी होल्डर के कंट्रोल से भी पूरी तरह बाहर होता है। अरे, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरह की बिल्कुल सेफ तिजोरी बन गई है पॉलिसी तो। अच्छा, तो इसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? क्या सिर्फ पत्नी और बच्चे ही? हाँ, ज्यादातर तो वही होते हैं। लाभार्थी हो सकते हैं सिर्फ पत्नी, या सिर्फ एक या एक से ज्यादा बच्चे, या फिर पत्नी और बच्चे दोनों साथ में। और हर ऐसी पॉलिसी, ये ध्यान देने वाली बात है, अपने आप में एक अलग ट्रस्ट समझी जाती है। ओह। तो अगर किसी ने ऐसी 2 पॉलिसी ली हैं तो वो 2 अलग अलग ट्रस्ट माने जाएंगे। और इस ट्रस्ट का सबसे बड़ा फायदा फिर यही हुआ कि पैसा एकदम सेफ है सिर्फ परिवार के लिए। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो क्लेम का पैसा है वो सीधे ट्रस्टियों को मिलता है, और वो लेनदारों या किसी भी लीगल झमेले से पूरी तरह महफूज रहता है। ये पक्का करता है कि पैसा केवल और केवल जो नामित लाभार्थी हैं उनके भले के लिए ही इस्तेमाल हो, किसी और काम के लिए नहीं। अच्छा, ये ट्रस्टी कौन होता है? क्या पॉलिसी लेने वाला खुद ही ट्रस्टी बन सकता है? नहीं, पॉलिसी होल्डर ट्रस्टी नहीं होता। जो जानकारी है उसके मुताबिक पत्नी खुद ट्रस्टी हो सकती हैं, या 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई बच्चा है तो वो भी ट्रस्टी बन सकता है। अगर पॉलिसी लेते समय किसी खास ट्रस्टी का नाम नहीं दिया है तो उस केस में क्लेम का पैसा उस स्टेट के ऑफिशियल ट्रस्टी के पास जाता है जहां बीमा करवाया गया था। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? मतलब मान लीजिए पॉलिसी लेने वाले का मन बदल गया बाद में, या उसे पैसों की जरूरत पड़ गई, क्या वो पॉलिसी सरेंडर कर सकता है या किसी और को नॉमिनी बना सकता है बाद में? देखिए, यहीं पर इस कानून की जो है सख्ती सामने आती है। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ करती है कि MWP एक्ट के तहत ली गई पॉलिसी को ना तो सरेंडर किया जा सकता है, ना ही इसमें नॉमिनेशन बदला जा सकता है, और ना ही इसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर मतलब असाइन किया जा सकता है। अरे बाप ने, तो ये तो एक बार बन गया तो बन गया, पूरी तरह से लॉक इन। हाँ बिल्कुल, इसे एक अटल मतलब इररिवोकेबल और असंशोधनीय मतलब नॉन अमेंडेबल ट्रस्ट कहा जाता है। इसका मकसद ही यही है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद पैसा हर हाल में सुरक्षित रहे और सिर्फ लाभार्थियों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। ये फ्यूचर के किसी भी लेनदार से पूरी सुरक्षा देता है। ये प्रोविजन पक्का करता है कि जिस नेक इरादे से पॉलिसी ली गई थी वो इरादा हर हाल में पूरा हो। एक बात और थी पहले कि लाभार्थी केवल पति पत्नी या बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देते, लेकिन कानूनी व्यक्ति का मतलब आमतौर पर सिर्फ इंसानों से नहीं होता। इसमें कंपनियां, दूसरे ट्रस्ट या और कानूनी संस्थाएं भी आ सकती हैं। शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि बेनिफिशियरी के तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया कोई खास ट्रस्ट या कोई और लीगल अरेंजमेंट भी नामित किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादातर मामलों में लाभार्थी पत्नी और या बच्चे ही होते हैं। मुख्य बात यही है कि ये पॉलिसी परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अभेद्य बनाती है, मतलब एकदम पक्का। ये तो वाकई में विवाहित पुरुषों के लिए अपने परिवार को सिक्योर करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, खासकर उनके लिए जिनका अपना बिजनेस है या जिन पर देनदारियों का रिस्क हो सकता है। चलिए अब परिवार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कारोबार की दुनिया में आते हैं। कई कंपनियां कुछ खास लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी एक्सपर्टीज, उनके कॉन्टैक्ट्स या उनकी लीडरशिप कंपनी के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। अगर ऐसे किसी कीमैन यानी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को कुछ हो जाए तो कंपनी पर क्या असर पड़ सकता है? ये किसी भी कारोबार के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसे ह्यूमन कैपिटल रिस्क भी कह सकते हैं कभी-कभी। और इसी रिस्क को संभालने के लिए कीमैन बीमा यानी कीमैन इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला एक अहम बीमा प्रोडक्ट है। कीमैन बीमा, इसको ठीक से डिफाइन कैसे करेंगे? ये आम जीवन बीमा से अलग कैसे है? मूल रूप से ये है तो एक जीवन बीमा पॉलिसी ही, लेकिन इसे कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं लेता। इसे एक बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी या फर्म अपने किसी ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य या कर्मचारी के जीवन पर लेती है। ओके। जिसकी मृत्यु या लंबे समय तक काम करने में अक्षमता, जैसे कोई सीरियस बीमारी या एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे उस बिजनेस को बड़ा फाइनेंशियल झटका लग सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पॉलिसी का मालिक बिजनेस होता है, वो व्यक्ति नहीं जिसका बीमा हुआ है। अच्छा। और इसे लेने का मकसद पर्सनल सेफ्टी नहीं बल्कि बिजनेस की सेफ्टी और कंटिन्यूटी है। कीमैन यानी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ कंपनी का मालिक या सीईओ ही होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जानकारी के अनुसार कीमैन कोई भी हो सकता है जिसका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कामकाज से सीधा और महत्वपूर्ण कनेक्शन हो। मिसाल के तौर पर कंपनी का कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर, टॉप सेल्स परफॉर्मर जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा बिजनेस मिलता है, हाँ। कोई मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके बिना कोई बड़ा प्रोजेक्ट रुक सकता हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई खास स्किल हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो या कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। मूल बात यह है कि उसके न रहने से कंपनी को सीधे तौर पर पैसों का नुकसान हो। अच्छा, तो मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय का बीमा करवा रही है अपने फायदे के लिए। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। इसकी और क्या खास बातें हैं? हाँ, ये पर्सनल बीमा से कई मायनों में अलग है। पहली बात, जैसा हमने कहा, पॉलिसी की मालिक कंपनी होती है। दूसरी, प्रीमियम भी कंपनी ही भरती है, और क्योंकि ये कंपनी के कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए है, तो भरे गए प्रीमियम को कंपनी अपने बुक्स में बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकती है। ओह, टैक्स बेनिफिट। हाँ, जिससे उसे टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है, जैसा कि नियमों में बताया गया है। और अगर उस कीमैन की डेथ हो जाती है तब क्या होता है? पैसा किसको मिलता है? यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। अगर उस कीमैन की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की रकम व्यक्ति के परिवार को नहीं बल्कि कंपनी को मिलती है। अच्छा। कंपनी को? जी हाँ, कंपनी को। और ये रकम कंपनी की इनकम मानी जाती है और उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ सकता है। तो फिर कंपनी इस पैसे का करती क्या है? ये किस तरह के नुकसान की भरपाई करता है? क्या ये उस व्यक्ति की कीमत लगाता है? नहीं, ये उस व्यक्ति की कीमत नहीं आंकता। बीमा पॉलिसी असल में हुए नुकसान की पूरी भरपाई शायद ना करे, लेकिन ये पहले से तय की गई फिक्स रकम का भुगतान करती है, जैसा पॉलिसी लेते समय तय हुआ था। ये रकम अक्सर कंपनी के मुनाफे या उस व्यक्ति को रिप्लेस करने में आने वाले अंदाजन खर्चे के बेस पर तय की जाती है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कई तरह से कर सकती है, जैसे उस दौरान हुए प्रॉफिट के नुकसान की भरपाई करना जब तक नया व्यक्ति काम न संभाल ले, या फिर किसी लायक व्यक्ति को ढूंढने और उसे ट्रेनिंग देने का खर्च उठाना, जिसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। अच्छा। अगर उस व्यक्ति के जाने से कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रुक गया है तो उससे होने वाले नुकसान को कम करना, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखना। बेसिकली ये एक तरह का टर्म प्लान ही होता है जो कारोबार को अचानक आए फाइनेंशियल संकट से उभरने में मदद करता है। ये तो वाकई छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस मतलब एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत जरूरी हो सकता है, जहां अक्सर कुछ ही लोग पूरा शो चला रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और सिचुएशन पर आते हैं जो शायद हमारे कई सुनने वालों की जिंदगी से सीधे जुड़ी होगी, होम लोन।
अपना घर खरीदना एक बड़ा सपना होता है, लेकिन उसके साथ एक लंबी अवधि के लोन की जिम्मेदारी भी आती है। सोचिए अगर लोन चुकाने वाले मेन मेंबर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार पर क्या बीतेगी? घर छिनने का डर भी तो हो सकता है। ये एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर चिंता है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए एक खास तरह का बीमा प्रोडक्ट है जिसे बंधक मोचन बीमा यानी मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस या MRI कहते हैं। कुछ लोग इसे लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये होम लोन लेने वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। बंधक मोचन बीमा जी। ये कैसे काम करता है? क्या ये भी एक नॉर्मल जीवन बीमा पॉलिसी जैसा है? ये नॉर्मल जीवन बीमा, खासकर टर्म प्लान जैसा तो है, पर इसमें खास अंतर है। जानकारी इसे घटती अवधि बीमा यानी डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान के रूप में बताती है। घटती अवधि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस पॉलिसी के तहत मिलने वाला जो बीमा कवर है यानी सुरक्षा राशि, वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, और ये कमी आमतौर पर आपके होम लोन की जो बकाया राशि है उसके कम होने के साथ साथ होती है। अच्छा। जैसे जैसे आप लोन की किस्तें चुकाते जाते हैं, आपका आउटस्टैंडिंग लोन कम होता जाता है, और उसी अनुपात में इस पॉलिसी का कवर भी घटता जाता है। अच्छा, तो मतलब ये पॉलिसी सिर्फ उतने ही कवर की गारंटी देती है जितना लोन बाकी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मकसद ही यही है। अगर पॉलिसी होल्डर यानी लोन लेने वाले की मृत्यु लोन पूरी तरह चुकाने से पहले हो जाती है, तो बीमा कंपनी लोन की उस समय की जो भी बकाया राशि है, उसका पेमेंट सीधे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कर देती है। इससे परिवार पर अचानक से लोन चुकाने का भारी बोझ नहीं पड़ता और घर सुरक्षित रहता है। चल, तो बहुत राहत की बात है। लेकिन जो नॉर्मल टर्म प्लान होता है उसमें तो बीमा कवर पूरी अवधि के लिए एक जैसा रहता है, चाहे लोन कितना भी बचाओ। तो फिर कोई MRI क्यों ले, एक रेगुलर टर्म प्लान क्यों नहीं? और क्या MRI में पॉलिसी अवधि पूरी होने पर कुछ वापस मिलता है, जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट, या बीच में बंद करने पर कुछ सरेंडर वैल्यू मिलती है? करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसका कवर घटता जाता है। जहां तक मैच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू की बात है, जो स्रोत हैं वो साफ करते हैं कि MII एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसमें आमतौर पर कोई सरेंडर वैल्यू या मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। कुछ नहीं मिलता? नहीं। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती है और लोन पूरा चुक जाता है, तो पॉलिसी खत्म हो जाती है और कुछ भी वापस नहीं मिलता। इसका एकमात्र मकसद लोन की लायबिलिटी से सुरक्षा देना है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये पक्का करता है कि सबसे बुरे वक्त में भी परिवार के सर से छत न छीने, क्योंकि लोन का बोझ बीमा कंपनी उठा लेती है। ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं और होम लोन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने जीवन बीमा के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम इस्तेमाल देखें। पहला, MWP एक्ट के जरिए कैसे परिवार की संपत्ति को, खासतौर पर पत्नी और बच्चों के भविष्य को, लेनदारों और कानूनी दावों से पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है। दूसरा, कीमैन बीमा कैसे कारोबार को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के न रहने पर होने वाले फाइनेंशियल झटके से बचाता है और बिजनेस को चलते रहने में मदद करता है। जी। और तीसरा, मॉर्गेज रिडेम्पशन बीमा या लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी कैसे होम लोन लेने वाले परिवारों को लोन चुकाने की चिंता से मुक्त करती है। हाँ, ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि जीवन बीमा सिर्फ डेथ के बाद मिलने वाला पैसा नहीं है। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल टूल है जिसे अलग अलग जरूरतों और जोखिमों के हिसाब से ढाला जा सकता है। चाहे पर्सनल सेफ्टी हो, फैमिली एसेट प्रोटेक्शन हो, या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी का सवाल हो, जीवन बीमा एक अहम रोल निभा सकता है। ये हमारे स्रोतों में दी गई जानकारी का सार है कि बीमा को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एक्टिव हिस्सा बनाना चाहिए। ये जानकारी वाकई किसी को भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने में मदद कर सकती है, चाहे वो एक परिवार का मुखिया हो, एक कारोबारी हो, या फिर हाल ही में घर खरीदने वाला कोई व्यक्ति। ये दिखाता है कि बीमा सिर्फ क्या हो अगर वाली स्थिति के लिए नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए वाली योजना का भी हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी। आज हमने बहुत स्पेसिफिक बीमा समाधानों की बात की, MWP एक्ट पॉलिसी, कीमैन बीमा, MRI, जो खास मकसदों के लिए ही बने हैं। लेकिन क्या हम नॉर्मल ट्रेडिशनल जीवन बीमा पॉलिसियों को थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे लक्ष्यों के लिए और असरदार ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते? जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित फंड बनाना, या रिटायरमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स पक्का करना। ये वाकई सोचने वाली बात है। पारंपरिक उपकरणों का, मतलब ट्रेडिशनल टूल्स का, लीक से हटकर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
इस पर विचार करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। शायद अगली बार हम इसी तरह के किसी पहलू पर गौर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानकारी भरे विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।